हेलो क्लास 7 चैप्टर 10 हिस्ट्री 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, हमने लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ना है। लेटर मुगल्स क्या होते हैं? औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल एम्परर्स आए या जो रूलर्स आए, उनका एम्पायर तो रहा नहीं, जो मुगल रूलर्स आए उनको हम लेटर मुगल्स कहते हैं। और हम पढ़ेंगे कि औरंगजेब की डेथ के बाद जो एम्पायर है उसका डिक्लाइन होना क्यों शुरू हुआ, ऐसी क्या क्राइसिस आई, ऐसी क्या प्रॉब्लम आई एम्पायर के अंदर कि जो इतना बड़ा मुगल एम्पायर औरंगजेब ने किया था, जो उसने साउथ के अंदर भी कब्जा कर लिया, उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया इतना रैपिड पेस पे। उसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इन चैप्टर 4 यू सॉ हाउ द मुगल एम्पायर रीच द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड स्टार्टेड फेसिंग अ वेराइटी ऑफ क्राइसिस टुवर्ड्स द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी। इसका क्या मतलब? हमने देखा कि जब बाबर आया तो बाबर ने क्या किया, बहुत थोड़ा सा एरिया जो है उसने कवर किया। उसके बाद हमने देखा अकबर के टाइम पे अकबर ने काफी मुगल एम्पायर के एक्सपेंशन की, अपना एम्पायर बड़ा किया, लेकिन कोई भी मुगल रूलर इतना बड़ा एम्पायर नहीं अपने अंडर कर पाया जितना कि औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने क्या किया, अगर हम वापस मैप 1 को देखें, मैप 1 अगर आप जाओ पेज नंबर 138 पे, तो आप देखोगे ये सारा इतना बड़ा एरिया है। इवन साउथ का एरिया, जो साउथ में इंडियन सबकॉन्टिनेंट, क्योंकि वहां पे डेक्कनी सल्तनत थी, वो जो थी बहुत स्ट्रांग थी और कोई भी मुगल रूलर जो था उसको हरा नहीं पाया था, वहां पे कब्जा नहीं कर पाया था। लेकिन औरंगजेब जो है उसने उसको भी अपने कंट्रोल में करके मुगल एम्पायर इतना बड़ा कर दिया था। यानी कि इतना सबसे ज्यादा एरिया अगर हम बात करें तो वो किसके टाइम पर था? औरंगजेब के टाइम पे था। उसने जो है मुगल एम्पायर को सबसे ज्यादा एक्सपैंड किया, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन औरंगजेब ने की। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर इतना सक्सेस मिला औरंगजेब को, उसने इतना मुगल एम्पायर की इतनी एक्सपेंशन करी, तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हुई, ऐसी क्या क्राइसिस आई कि उसके बाद जो है मुगल एम्पायर कभी एक्सपैंड नहीं हुआ, सीधा डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो इसके क्या है, हम बोलेंगे इसका एक रीजन नहीं है, इसके बहुत सारे रीजन है। वो उस रीजन को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रीजन जो है, अगर आपको मार्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको चाहे आप मार्क कर लो। इसके काफी सारे रीजन रह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। पहला रीजन क्या था? एम्परर औरंगजेब, यहाँ से Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan. डेक्कन प्लेट्यू हमें पता है, हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। डेक्कन क्या, जो साउथ का एरिया है, जहाँ पे पहले डेक्कन सल्तनत थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिसको कोई मुगल रूलर जो है कंट्रोल में नहीं कर पाया था, कोई मुगल रूलर अपने अंडर नहीं ले पाया था। वहां पे औरंगजेब ने क्या किया, उसको अपने कंट्रोल में लाने के लिए, उसको अपनी टेरिटरी के अंडर लाने के लिए, मुगल एम्पायर बनाने के लिए उसने क्या किया, इतनी लंबी वॉर चलाई। वॉर चलाने का क्या फर्क पड़ा? वॉर से क्या हुआ, उसकी जो मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, यानी कि मिलिट्री का रिसोर्स और जो फाइनेंशियल रिसोर्स था, वो खत्म होने लग गए थे। खत्म तो नहीं हुए, लेकिन कम हो गए, काफी ज्यादा कम हो गए। क्यों? क्योंकि उसने बहुत बड़ी वॉर लड़ी डेक्कन के अंदर। तो पहला रीजन तो हमें ये दिखा कि अब क्या है, इसका क्या मतलब, आपके पास ना तो मिलिट्री है ना आपके पास पैसे हैं। तो ना मिलिट्री है ना पैसे हैं, तो एक तरह से क्या है, एम्पायर या जो एम्परर है ये वीक हो चुका है। क्योंकि कोई भी जो एम्परर है, या फिर अगर कोई भी हम एम्पायर, फुल एम्पायर की बात करें, तो हमें कैसे पता है वो स्ट्रांग है? जब हमें पता है उसके पास बहुत सारा मिलिट्री पावर है, बहुत सारी आर्मी है, और क्या, उसके पास काफी सारे पैसे हैं खर्चने को। अगर ये दोनों चीजें कम हो जाएं तो हम कहेंगे कि जो एम्पायर है पूरा, ये वीक हो चुका है। ये पहला रीजन था कि क्यों क्राइसिस आनी शुरू हुई एम्पायर में। सेकेंड रीजन क्या था? अंडर हिज सक्सेसर्स द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन. इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्परर्स टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार्स. अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से उसकी जो एफिशिएंसी थी खत्म हो गई।
एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, इतना बड़ा एम्पायर कंट्रोल करने के लिए, इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो लेटर मुगल्स आए थे, ये इतनी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। ये नहीं कर पाए। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे अगर हम किसी कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम देखते हैं उसमें क्या होना चाहिए, एक हेड है, उसके बाद उसके अंडर एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज में भी मैनेजर है, मैनेजर के अंडर एम्प्लॉयज आते हैं, फिर उसके अंडर कोई काम करता है। तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कि जो बॉस है या फिर जो हेड है वो अपने अंडर वाले लोगों को ध्यान देगा, वो जो अंडर वाले हैं वो चलो अपने मैनेजर्स को ध्यान देंगे, वो मैनेजर्स उनके उनके अंडर जो है उन्हें ध्यान देंगे, या उन पर जो है उनको देखेंगे कि ये सही से काम कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका है। अब एक अकेला राजा इतने बड़े एरिया को अकेले तो देख नहीं सकता। अगर वो साउथ में जाएगा, नॉर्थ में कोई रिबेलियन हो जाएगा, नॉर्थ में जाएगा, साउथ में रिबेलियन हो जाएगा, या फिर कभी ईस्ट में, वेस्ट में, ऐसे क्या है, एक एम्परर जो है सारी चीजें नहीं देख सकता, तो उसे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था, वो क्या करते थे, कभी कभार डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल्स बना देते थे, वहां पे क्या है, अपने नोबल बिठा दिए या फिर किसी प्रिंस को वहां पे उस एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए रख दिया। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए थी। लेकिन जो लेटर मुगल्स हैं वो बिल्कुल भी ये स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, और उससे क्या हुआ, जो मनसबदार थे वो पावरफुल होने लग गए। इतने पावरफुल होने लग गए कि उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने बोला कि हमें राजा की जरूरत ही नहीं है, हम अपना अलग से किंगडम बना लेंगे। और इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल मनसबदार पे उन्होंने क्या किया, एम्परर्स चेक नहीं रख पाए। मनसबदार हमने पढ़ा था चैप्टर 4 में, क्या होता है मनसबदार, हमने पढ़ा कि बोला था कि जो कोर्ट में जो एक रैंक होल्डर है या एक पोजीशन होल्डर है, मनसब का क्या मतलब होता है, रैंक या पोजीशन। ये किसने शुरू किया था, अकबर ने शुरू किया था। उसको हम मनसबदार बोलते थे, कि उसके जो भी कोर्ट में कोई पोजीशन होल्ड करेगा, कोई रैंक होल्ड करेगा, उसे हम मनसबदार कहेंगे। अब ये मनसबदार को अगर आप बहुत सारी पावर दे दो तो वो क्या है, ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो वो मे बी राजा के अगेंस्ट ही रिबेल कर दे। वो कहे हम इसे राजा नहीं मानते, हम अपना अलग से किंगडम निकाल रहे हैं और हम जा रहे हैं। तो आपको उनकी पावर को कंट्रोल रखना था, आपको उनको ज्यादा पावर नहीं देनी थी। लेकिन जो लेटर मुगल्स थे वो ये चेक रखना, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, द लेटर मुगल्स, इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्पायर्स टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार्स। मनसबदार्स को आपने पावर इतनी दे दी, अब वो इतने पावरफुल हो गए हैं, अब आप उनपे चेक भी नहीं रख पा रहे, मतलब आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे कि ये क्या काम कर रहे हैं, कहीं ये हमसे ही तो नहीं चोरी कर रहे, हमारे ही तो नहीं सामान चुरा के ले जा रहे, कहीं हमारी तो नहीं लैंड ले जाएंगे, वो आप चेक नहीं रख पा रहे। नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स, अब क्या है, मनसबदार अगर ये काम करेगा तो सूबेदार क्यों नहीं करेंगे, सूबेदार हमें पता है कौन है, सूबेदार गवर्नर्स। तो जो सूबेदार हैं उन्होंने क्या किया, कंट्रोल लेना शुरू कर दिया अपने ऑफिस का, रेवेन्यू और मिलिट्री का। रेवेन्यू यानी टैक्स का, पैसे आने लग गए, मिलिट्री आने लग गई उनके पास। तो अगर आप पूरी लाइन पढ़ोगे तो आप देखो, nobles appointed as governors often controlled the offices of revenue and military administration, दीवानी एंड फौजदारी एज वेल। तो इसका क्या मतलब है, रेवेन्यू आने लग गया और मिलिट्री उसका कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। रेवेन्यू यानी पैसे, मिलिट्री यानी मिलिट्री आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस, उसका कंट्रोल कौन लेना शुरू कर दिया, सूबेदार ने लेना शुरू कर दिया, गवर्नर्स ने लेना शुरू कर दिया, जो एक टाइम पे बहुत सक्सेसफुल थे। अकबर के टाइम पे जब उसने मनसबदार और सूबेदार बनाए थे, उसने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही सक्सेसफुली दिखाया था कि मैं बहुत अच्छे से जो है अपना एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेशन में जो है बहुत अच्छे से कर सकता हूँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन अपने एम्पायर की पूरे। वो लेटर मुगल्स के टाइम पे आते थे, वो सेम ही सिस्टम फेल हो गया। जो मनसबदार हैं वो पावरफुल बनी जा रहे हैं, इतने पावरफुल बन रहे हैं, मुगल एम्पर जो भी एम्परर्स हैं वो उनपे उनकी पावर का चेक नहीं कर पा रहे। और सूबेदार ने क्या करना शुरू किया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया रेवेन्यू का, यानी कि पैसे का, साथ ही साथ किसका, आर्मी का भी, मिलिट्री का भी। दिस गेव देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अब क्या है, अगर मनसबदार के पास पैसे भी हैं और मिलिट्री भी है
तो उसको और क्या चाहिए उसको। अब उसके पास क्या है, अगर आपके पास पैसे हैं और आपके पास मिलिट्री है तो आप अपना पॉलिटिकल जो है पावर गेन कर सकते हो और आप अपना अलग से किंगडम बना लो। आप कहो कि मेरे पास क्या है, पैसे भी हैं, मिलिट्री भी है, तो मैं अपना किंगडम अलग से बना लेता हूँ और मुझे क्या चाहिए, लैंड भी है आपके पास, आपने मुझे खुद सूबेदार एक जगह का गवर्नर बनाया हुआ। गवर्नर क्या, किसी लैंड को किसी एरिया को गवर्न करते होंगे ना, तो लैंड तो आपको ऑलरेडी दे रखी है। अब आपके पास पैसे भी आ गए, मिलिट्री भी आ गई, तो अपनी मिलिट्री निकालो, अपना लैंड निकालो, बोलो हम अलग है, हमने नहीं राजा की बात मानी या हमने नहीं राजा को पैसे देने। तो इससे क्या हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर आ गई सूबेदार के पास, जो है गवर्नर्स के पास। दिस गेव देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स ओवर वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर। वास्ट रीजन यानी सूबेदार एक रीजन का थोड़ी, कितने सारे रीजन के थे, तो बहुत सारे वास्ट एरिया के ऊपर जो है उनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स मिल गई। As the governors consolidated their control over the provinces, जो प्रोविंस उनको कंट्रोल करने के लिए दिया था उन्होंने क्या किया, अपना कंट्रोल वहां जमा लिया। The periodic remission of revenue to the capital declined। इसका क्या मतलब, अब हम कहते हैं कि इनके पास पॉलिटिकल रेवेन्यू आया। रेवेन्यू कैसे आया, उन्होंने क्या किया, या पैसे कैसे आना शुरू हो जाते हैं, क्या जब हम पढ़ते हैं रेवेन्यू डिक्लाइन कैसे किया कैपिटल के पास। तो अगर ऐसा समझो एक प्रोविंस है, वहां से फॉर एग्जाम्पल कैपिटल को यानी कि राजा को जो है, जो भी वहां उस टाइम पे एम्परर है, उसको 100 रुपीज का टोटल टैक्स आता है। 100 रुपीज का टैक्स आता है। अब इस 100 रुपीज के टैक्स में हमने क्या किया, जो वहां का जो सूबेदार था या जो गवर्नर है जिसने वो 100 रुपीज टैक्स कलेक्ट करके उस प्रोविंस से राजा को देना था, उसने क्या किया, उसने ना 10 रुपए रख लिए और 90 रुपीज दिए राजा को। ठीक है, ऐसे करना क्या किया, पैसे खुद रखने शुरू हो गए। कभी 90 रुपए दिए, कभी 80 रुपए दिए राजा को, तो अपने पैसे रखने शुरू कर दिए। अब इससे क्या हुआ, राजा ने क्या देखा, जो कंट्रोल में था, जो एम्परर था, उसने क्या देखा, उसने कहा टैक्स जो है कम आ रहा है। इसका मतलब क्या, उनको इतना, वो जो पहले उनको जितनी रेवेन्यू मिलती थी, यानी पहले जितना पैसे मिलते थे वो नहीं मिल रहे, तो वो क्या करेगा, वो टैक्स बढ़ा देगा। वो कहेगा मुझे और टैक्स दो। जो नॉर्मल लोग हैं या फिर जो कॉमन लोग हैं उनको बोलेगा मुझे टैक्स दो, और ज्यादा पैसे दो, और इनसे और पैसे लो। उससे क्या होगा, जो कॉमन लोग हैं, महंगाई जब बढ़ेगी, कॉमन लोगों को क्या है, वो भी रिबेल करना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे हम क्यों टैक्स दे, हम तो पहले से ही टैक्स भर रहे हैं, अगर आपके पास नहीं पैसे आ रहे तो इसमें हमारी क्या गलती, अगर आप नहीं अपने सूबेदार को देख पा रहे, सूबेदार का कंट्रोल नहीं आप कर पा रहे, तो इसमें हमारी क्या गलती। तो वो भी रिबेल करेंगे, वो भी रिबेल करेंगे, तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसको हम नेक्स्ट जो है पैराग्राफ इसके अंदर पढ़ेंगे। तो as the governors consolidated their control over the provinces, the periodic remission of revenue यानी कि जो रेवेन्यू जाता था कैपिटल को, वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। Peasant and zamindari rebellions in many parts of the northern and western India added to these problems। अब इन्होंने क्या किया, पेजेंट ने रिबेलियन शुरू कर दिया। लोग तो वैसे कर रहे हैं रिबेलियन, इन्होंने पेजेंट और जमींदारी सिस्टम जो थी, जो जमींदार थे, इन्होंने भी रिबेलियन शुरू कर दिया। दीज रिवोल्ट्स वर समटाइम्स कॉज्ड बाय द प्रेशर्स ऑफ माउंटिंग टैक्स। इन्होंने रिवोल्ट क्यों करना शुरू किया, क्योंकि टैक्स आप इतना बढ़ा रहे हो। अगर सेंटर के पास यानी कि जो कैपिटल है, जो एम्परर है, इसके पास पैसे नहीं जाएंगे तो ये क्या कहेगा, महंगाई बढ़ा दो और इनसे और पैसे लो। जो कॉमन लोग हैं इन पे टैक्स लगाओ, और चीजों पे टैक्स लगाओ, टैक्स बढ़ा दो। ठीक है, तो उससे क्या है, टैक्सेस बढ़ गए तो लोगों को क्या है, पैसे और देने पड़ गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिबेलियन कर दिया। उन्होंने बोला हम अब, पहले तो हम टैक्स देते थे, अब जितना हम टैक्स देते हैं वो भी नहीं देंगे, अब हम तुम्हें उतना भी नहीं देंगे जितना तुम्हें हम देते थे, तुम टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा रहे हो इसकी वजह से। तो इससे क्या है, नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में और रिबेलियन होने शुरू हो गए। एट अदर टाइम्स there were attempts by powerful chieftains to consolidate their own position। पावरफुल चीफ्टेन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर जो है सूबेदार जो है ये भी अपनी खुद की पावर गेन कर रहे हैं, जो मनसबदार हैं ये भी पावर गेन कर रहे हैं, तो हम क्यों अपनी पावर क्यों ना गेन करें। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने भी रिवोल्ट शुरू कर दी। इन्होंने भी रिवोल्ट
इन्होंने नहीं किया रिवोल्ट, मतलब इन्होंने क्या किया, पावर इकट्ठी करनी शुरू कर दी, अपनी पोजीशन बनानी शुरू कर दी। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि कहीं कहीं जहाँ पे जमींदारी सिस्टम जो थे, जमींदार थे, उनको बहुत पावरफुल माना जाता था क्योंकि उनके पास लैंड और पैसे थे। सेम वे जो पावरफुल चीफटेन थे किसी भी जगह के, उन्होंने क्या किया, हम अपनी पोजीशन भी क्या है कंसोलिडेट करना शुरू कर देते हैं, कंट्रोल अपनी पोजीशन का ले लेते हैं, हड़प ले लेते हैं वापस, जो भी हमारी पहले पावरफुल पोजीशन थी जब मुगल एम्पायर नहीं था। क्यों इन्होंने ये क्यों किया, इन्होंने देखा जब मुगल जो मनसबदार है वो ऐसे कर रहे हैं, जो सूबेदार हैं वो ऐसे कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। उन्होंने भी ये करना शुरू कर दिया। ये नेक्स्ट पॉइंट है। Mughal authority had been challenged by rebellious groups in the past as well, but these groups were now able to seize the economic sources of the region to consolidate their position. बहुत important line है, यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि ये जो रिबेलियन है कोई नई चीज नहीं है। हमने अकबर के टाइम में भी पढ़ा था कि अकबर के टाइम पे भी रिबेल हो जाता था। उसके बाद जो है जब अकबर के बाद जो रूलर्स आए, शाहजहां आया, और उस जो भी उसके बाद उससे पहले अकबर के जहांगीर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये थे तीनों। इन तीनों के टाइम में भी हमने पढ़ा था कि इनके टाइम पे भी बहुत ज्यादा जो है रिबेलियन होता था, लोग रिबेल करते थे, लेकिन ये लोग क्या थे, बहुत ही इजीली उस रिबेलियन को रोक लेते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ लेटर मुगल्स में कि रिबेलियन जो है कंट्रोल नहीं हो पाया। उसका रीजन ये है कि अब ये जो रिबेलियन ग्रुप्स थे, ये क्या करते थे, इकोनॉमिक पावर को सीज कर लेते थे, यानी कि पैसे ले पाते थे, इनके पास पैसे थे, पैसों की वजह से ये स्ट्रांग थे। तो उसकी वजह से क्या है, इनका जो है एक तो रिबेलियन बहुत स्ट्रांग था, और ये अपनी पावर जो है सीज करने में कामयाब रह जाते थे, अपनी पोजीशन जो है उसको स्ट्रांग बनाने में जो थे कामयाब थे। कैसे, क्योंकि इनके पास पैसे आ गए थे। पैसे कैसे है, हमने ऊपर पढ़ा है, सूबेदार अपने पैसे ले रहे हैं, मनसबदार अपने पैसे ले रहे हैं, तो चीफटेन है, इन्होंने भी पैसे लेना शुरू कर दिया, इन्होंने भी अपनी पावर बढ़ानी शुरू कर दी। कोई टैक्स दे नहीं रहा, पेजेंट्स जो है या जो जमींदार हैं वो कह रहे हैं हमने टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना। इसकी वजह से क्या है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो स्टेट के जो सेंटर है या जो कैपिटल है उसके पास तो जा नहीं रहे, तो वो कहाँ है, वो नॉर्मल लोगों के पास है। इनके पास क्या है, पैसे आने शुरू हुए। जैसे जैसे पैसे आने शुरू हुए, ये ग्रुप्स जो है स्ट्रांग होने लग गए। जितना ग्रुप स्ट्रांग होगा उतने ही ज्यादा वो रिबेलियन अच्छे से कर सकता है, या उसका रिबेलियन उतना ही स्ट्रांग होगा। The Mughal emperor after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains and other groups. तो अब क्या है, क्योंकि इतना सब कुछ इकट्ठे होने लग गया। अब एक रीजन ये भी समझो कि जो कैपिटल है, यानी कि जो कैपिटल है, यानी कि जहाँ पे जो एम्परर है उसके पास पैसे पहले ही नहीं है। क्यों पैसे नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहला ही रीजन ये पढ़ा था कि औरंगजेब ने क्या किया, सारे पैसे खर्च दिए। सारे पैसे कहाँ खर्च दिए, डेक्कन को अपने अंडर करने में उसने जो इतनी लंबी वॉर लड़ी उसकी वजह से सारे पैसे खत्म हो गए थे। और क्या है, पैसे तो खत्म हो गए और पैसे आ भी नहीं रहे। पैसे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि जो सूबेदार है उन्होंने अपनी जगह ली हुई है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक पावर अपने कंट्रोल में की हुई है, मनसबदार भी यही कर रहे हैं, चीफटेन भी यही कर रहे हैं, और जो पेजेंट्स हैं जो टैक्स भरते थे उन्होंने भी कह दिया कि आप इतना टैक्स बढ़ा रहे हो, अब हमने टैक्स ही नहीं भरना, हमने कुछ पैसे नहीं देने। तो क्या है, कैपिटल के पास ना तो पैसे हैं और ना पैसे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, वो वीक हो ही जा रहे हैं, उससे रिकवर नहीं हो पा रहे। जो भी उनको औरंगजेब ने हार्म करके जो औरंगजेब गया उससे वो रिकवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतने सारा रिवोल्ट जो है एकदम से शुरू हो गया। और ये जो रिवोल्ट है, ये जो रिबेलियन है, ये बहुत स्ट्रांग रिबेलियन है। क्यों, क्योंकि इनके पास बहुत सारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। इसमें क्या मतलब हुआ, इसका अगर आप एक और रीजन पूछोगे ऐसा क्यों हुआ, औरंगजेब ने इतनी बड़ी लैंड देकर कैसे रिबेलियन शुरू हुआ, तो औरंगजेब ने क्या किया, सिर्फ एरिया को अपने अंडर किया, लेकिन वहां पे कंट्रोल कैसे करना है उसका आइडिया उसके पास नहीं था। उसके बाद ही जो है उसका जो था, उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जो लेट मुगल्स हैं उनके पास वैसे ही कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि वो आपस में इतना लड़ते रहते थे। आगे हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसमें आप देखोगे कि उनके अंदर ही पॉलिटिकल जो है इतना जो थी पॉलिटिकल चीजें चलती थी, या इतना उनके अंदर ही इतने क्राइसिस चलते थे, पॉलिटिकल क्राइसिस, कि बाहर का तो वो सिस्टम देख ही नहीं पाते थे।
तो औरंगजेब की वजह से क्या हुआ, उसने डेक्कन को अपने अंडर तो कर लिया, लेकिन वहां पे प्रॉपर कंट्रोल कैसे करना है, उस डेक्कन के एरिया को कंट्रोल कैसे करें, वो नहीं कर पाया। उसकी वजह से क्या है, डेक्कन तो हाथ से गया ही। बाद में हम ये भी देखते हैं, डेक्कन जो है, साउथ जो है, वो बहुत थोड़ी सी देर के लिए जाता है मुगल एम्पायर के पास। डिक्लाइन में सबसे पहले डेक्कन ही बाहर आता है, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि डेक्कन तो गया ही गया, साथ में जो ऊपर का इतना बड़ा मुगल एम्पायर, जो उसके एंसेस्टर्स, औरंगजेब के जो एंसेस्टर्स थे जिन्होंने बनाया था, वो भी हाथ से चला जाएगा, उसका भी जो है डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक पावर है वो लोकल गवर्नर्स और चीफटेन्स और जो भी अदर पावरफुल ग्रुप्स हैं उनके पास जा रहा है। In the midst of this economic and political crisis, the ruler of Iran, Nadir Shah, अब नादिर शाह, यहाँ पे हम इसके बॉक्स का भी पढ़ेंगे, नादिर शाह अटैक्स दिल्ली, ये बॉक्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, दोनों बॉक्सेस, ये वाला और ऊपर वाला भी। रिच हार्वर्स एंड एम्प्टी कॉफर्स, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू अभी हम देख रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम पहले ही चल रही है मुगल एम्पायर के अंदर, इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि कभी मनसबदार पावरफुल है, सूबेदार पावरफुल है, चीफ टेन्स अपने जो है अपनी पोजीशन वापस ले रहे हैं, जो जमींदार हैं वो कहते हैं हमने पैस जो है हमने टैक्सेस नहीं भरना। इन सब के बीच में किसने फायदा उठाया? बाहर के रूलर्स ने। जो ईरान का रूलर था, और बाद में हम पढ़ेंगे अफगान का जो रूलर है, अफगानी रूलर्स हैं, जो भी ईरान के रूलर्स हैं, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा मुगल एम्पायर जो है इसकी हालत बहुत खराब है, तो क्या करो, इस पे अटैक करो और यहाँ से पैसे लूटो और बाहर आ जाओ। वो नादिर शाह ने क्या किया, sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amount of wealth। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें हम ये देखेंगे कि जो नादिर शाह था, ये जब इंडिया में आया तो इसका मेन रीजन क्या था, सिर्फ लूटना, पैसे हड़पो और निकलो। इसका रीजन ये नहीं था कि हम दिल्ली पे आए या इंडिया में जो भी मुगल एम्पायर है, जितना भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इस पे हम कब्जा करें या इसको क्या है, इसको अपना एम्पायर बनाए। इसका एक मोटिव था, आओ लूटो, आओ यहाँ पे लड़ो, पैसे लूटो और वापस जाओ। ये नादिर शाह का मोटिव था। तो नादिर शाह ने क्या किया, ये एक ईरान का रूलर था, ये दिल्ली में आया 1739, और इसने यहाँ से क्या है, ढेरों पैसे लेकर जो लूट मचाई, पैसे लिए और वापस ईरान चले गया। This invasion was followed by a series of plundering raids by Afghan ruler Ahmad Shah Abdali। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, इसने, नादिर शाह ने तो एक बार किया था, अहमद शाह अब्दाली कहता अगर मैंने एक बार कर लिया तो मैं बार बार करूंगा। तो इसने क्या किया, इसने काफी बार सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड्स, एक बार आया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, हम पढ़ेंगे 5 बार इसने ऐसे किया। ऐसे करके इसने क्या किया, इतनी बार आके रेड मचाई। रेड क्या है, आए पैसे लूटे चले गए। तो रेड्स बाय द अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया 5 टाइम्स बिटवीन 1748 एंड 1761। तो अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, इसने जो नॉर्थ इंडिया है उसको 5 बार इन्वेड करके यहाँ से जो है वेल्थ या जितने भी पैसे थे उसको लूट कर ये वापस अपने अफगान चले गया वापस। 1748 एंड 1761, जहाँ पे हम ये भी पढ़ते हैं कि इसने क्या किया था, जो मंदिर वगैरह वहां बने होते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है उसमें इतना सोना था जिसको हम सोने की चिड़िया बोलते थे। तो मंदिरों में जो है वहां पे क्या था, पैसे, जो गोल्ड है, सॉरी पैसे नहीं, गोल्ड की चीजें रखी होती थी, गोल्ड के मंदिर बनाते थे पुराने टाइम के जो रूलर्स, दिखाने के लिए अपनी पावर की हम इतने पावरफुल हैं। और इवन जो उनकी कॉमन लोग हैं उनको खुश करने के लिए टेम्पल्स बनाते थे या जो भी अलग अलग चीजें बनाते थे, क्यों, उनको खुश रखने के लिए कि हम तुम्हारे देखो गोल्ड का टेम्पल बना रहे हैं। तो जब भी कोई इन्वेडर टेम्पल तोड़ता है तो इसके 2 रीजन है। एक रीजन तो जो भी टेम्पल के अंदर गोल्ड लगा है वो लेकर वो चले गया। दूसरा क्या है, ये इंसल्ट है पूरे जो एम्परर है उस टाइम पे वहां के लोगों पे कि देखो हमने आपका टेम्पल तोड़ा, टेम्पल तोड़ के गया, आप अपने टेम्पल को नहीं जो है प्रोटेक्ट कर पाए। तो जो अहमद शाह अब्दाली था, इसने क्या था, ये काफी सारे टेम्पल्स तोड़े थे और वहां से गोल्ड लेकर गया था ये। Already under severe pressure from all sides, the empire was further weakened by competition amongst डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल। अब हम पढ़ेंगे कि ये तो सब कुछ एक्सटर्नल हो रहा है, लेकिन इंटरनल कोर्ट के अंदर जो मुगल
एम्परर का जो कोर्ट है उसके अंदर क्या चल रहा है। हमने पढ़ा कि जो एम्परर होते हैं उसके डिफरेंट नोबल्स होते हैं। नोबल्स क्या, वो लोग जो उसको मे बी सलाह देंगे या जो भी उसको पॉलिटिकल चीजों में हेल्प करेंगे या फिर रेवेन्यू कलेक्शन में या किसी भी चीज में हेल्प करते हैं, वो नोबल्स होते हैं। तो अब हम तो भी देख रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है एक्सटर्नल हो रही हैं। एक्सटर्नल एक तरह से एक्सटर्नल नहीं लेकिन कोर्ट के बाहर है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि मुगल एम्परर के कोर्ट के अंदर जो उसके नोबल्स हैं वो भी आपस में लड़ रहे हैं, वो भी आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। उसका उसका असर क्या होता है, उसका असर ये होता है कि जो एम्परर है वो वीक हो जाएगा, यानी कि जो राजा है वो वीक हो जाएगा। They were divided into two major groups of factions, the Iranis and the Turanis. ईरान के लोग और टर्की के लोग, Iranis and Turanis, ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे नोबल्स। नोबल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन से हो सकते हैं, यानी कि कुछ ईरान से हो सकते हैं, कुछ टर्की से हो सकते हैं, कुछ अफगान से हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग जगहों से नोबल्स आए थे किसी भी मुगल एम्परर के कोर्ट में। तो बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप बने हुए थे, लेकिन दो मेजर ग्रुप थे। कौन से, ईरान और टुरान, ईरानीज एंड टुरानीज। इनका क्या था, इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्परर्स वर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ either one or the other of these two powerful groups। अब क्या है, जो लेटर मुगल एम्परर्स थे ये क्या करते थे, इनके ना पपेट्स थे, या तो ईरानी के हाथ में या तुरानी के हाथ में। अब इसका क्या होता था, अगर ईरानी के हाथ में है ये, यानी कि अगर मुगल एम्परर जो एम्परर है उसको ईरानीज पसंद है तो वो ईरानी की बात सुनता था। ईरानी क्या कहते थे उनको, मे बी तुरानी के बारे में भड़काते थे कि ये खराब है या ये ऐसा है, या फिर आप क्या करो हमें सपोर्ट करो, या मे बी उससे गलत डिसीजंस दिलवाते थे। ऐसे डिसीजन दिलवाएंगे जो कि उसको फेवर करे, ईरानीज को फेवर करें। अब कोई और मुगल एम्परर आया, वो क्या था, वो जो है तुरानी को फेवर करता था या उसके अंडर पपेट था। तो वो क्या करते थे, इसको वो उनको कहते थे कि तुम ईरानी इसको छोड़ दो, या ईरानी के खिलाफ कि ये खराब है या ये वो है। तो ऐसे करते थे, और वो क्या करते थे, ऐसे डिसीजंस जान के उनसे दिलवाएंगे एम्परर से जिनसे उनको फायदा हो। The worst possible humiliation came when two Mughal emperors, Farrukhsiyar and Alamgir II, were assassinated। इसका क्या मतलब है कि पॉसिबल ह्यूमिलिएशन यानी बेइज्जती कब हुई इनकी, जब मुगल का एम्परर को, जो कौन थे, फर्रुखसियार और आलमगीर, इनको असैसिनेट कर दिया। असैसिनेट यानी मरवा दिया, किसने, अपने इनके नोबल ने, इसके अपने नोबल ने उनको मरवा दिया। नोबल्स क्या, इनके अंडर जो काम करते थे, were assassinated, and two others, Ahmad Shah and Shah Alam II, were blinded by their nobles। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे नोबल्स का जो कंट्रोल था वो एम्परर्स पे कितना ज्यादा था, जबकि उल्टा होना चाहिए, एम्परर को कंट्रोल करना चाहिए नोबल्स को, एम्परर को बताना चाहिए कि भाई तुम क्या करो क्या करो। और यहाँ पे क्या हो रहा था, नोबल बता रहा था एम्परर को कि भाई तुम क्या करो और तुम ये ऐसे करो, तुम ये डिसीजन लो। तो उसमें क्या होता था, अगर कोई एम्परर नहीं सुनता था नोबल की बात तो वो एम्परर को मरवा देते थे। नोबल्स ने क्या किया, फर्रुखसियार और आलमगीर को तो नोबल्स ने मरवा दिया कि ये जो एम्परर है हमारी बात नहीं सुन रहा, जबकि वो एम्परर है। और दूसरे थे, दे वर ब्लाइंडेड बाय द नोबल्स। ब्लाइंडेड यानी कि उनको अंधा करा हुआ था एकदम ही, बिल्कुल वो किसी की बात नहीं सुनते थे, जो वो बोलते थे वही सुनते थे ये नोबल्स। नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट जो हम लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें हम ये 2 बॉक्सेस पढ़ेंगे जो ऊपर रह गए, रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स और नादिर शाह अटैक्स दिल्ली। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।